बहुत नमस्कार। ये एक स्पेशल टेलीकास्ट है ईटी नौ स्वदेश के व्यूअर्स के लिए। इकोनॉमी और बाजार 360, एक 360 डिग्री व्यू आपके लिए हम लेके आए हैं। इस समय बाजार के माइंड में बहुत सारी मैक्रो वरीज हैं। वैल्यूएशंस कंप्रेस होते चले जा रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करना मुश्किल हो गया है। इन्वेस्टर्स भी परेशान हैं, क्या अपनी एसआईपीज जारी रखें या उसको बढ़ाएं या उसको हम रोक दें। और जो इन्वेस्टर साइड में बैठे हैं, जिनको फियर ऑफ मिसिंग आउट या बढ़ते हुए मार्केट में एक फीलिंग आ रही थी कि हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं, जो लास्ट ईयर तक आ रही थी, उनको क्या करना चाहिए। तो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, ट्रेडर पर्सपेक्टिव, हर तरह से हम आपके लिए ये एनालिसिस लेके आए हैं। और 3 स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ आपको ये समझाने के लिए कि माहौल जो बना हुआ है वॉर ट्रिगर्ड मैक्रो कंसर्न, उसके अंदर डीप डाइव लेंगे कि आपको क्या समझना चाहिए सरल भाषा में और आपके पोर्टफोलियो पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। देवना मेहरा हमारे साथ जुड़ रही हैं फर्स्ट ग्लोबल की। कल्पेन पारिक भी हमारे साथ हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के। और ऑफ कोर्स हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकुंज, आपके साथ शुरुआत करेंगे। जरा पर्सपेक्टिव रखिए और एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करिए। इस माहौल में हम जो बात कर रहे हैं, डेली मेल्ट होता चला जा रहा है, ट्रेडर्स बड़े परेशान हैं और इस समय डीप लॉसेज, चाहे वो एमटीएम लॉसेज हो चाहे वो पोर्टफोलियो लेवल पे लॉसेज हो, नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? जी, ट्रेडिंग में ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? दैट यू राइडिंग द ट्रेंड। जैसे राकेश जूनवाला जी कहते हैं ना, दैट ट्रेडिंग इज़ अबाउट स्टेइंग विद द क्राउड, राइडिंग द मोमेंटम। मगर क्राउड इस समय कंफ्यूज्ड है। क्राउड इस समय इसलिए कंफ्यूज्ड है बिकॉज जो न्यूज़ फ्लो हमारे आसपास है इस समय वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। वो समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में न्यूज़ फ्लो जाने वाला है। तो जब मार्केट में दिशा आपको नहीं पता लग रही है तो ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होगा। अजय, दिशा नीचे की भी हो सकती है और दिशा ऊपर की भी हो सकती है। अगर आप ऊपर की दिशा की बात करें तो जाहिर सी बात है, टेक्निकली मार्केट में ब्रेकडाउन हो चुका है। भले वो बैंक निफ्टी हो, आईटी इंडेक्स हो या फिर निफ्टी हो, मेटल और कुछ आईटी कंपनियों के शेयर को हटा करके इस मार्केट के अंदर एक तकनीकी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो मार्केट की जो दिशा है, अगर बिग पिक्चर को हम एनालाइज करें, वो तो नीचे लग रही है। मगर उसके अंदर क्योंकि वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा है तो उतार चढ़ाव आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। मेरा यह मानना है कि इस समय अगर ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेड करिए, छोटी पोजीशंस रखिए, स्टॉप लॉसेस ट्रैक करिए और ये भावनाओं से इस समय शेयर मत लीजिए, मगर डिसिप्लिन से शेयर लीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं अजय, शेयर बाज़ार में जब वो लेते हैं शेयर और उनका अगर शेयर प्राइस नीचे चला जाता है तो वो अक्सर उसको बेचते नहीं है। दे कीप ऑन एक्सटेंडिंग द लॉसेस। आई थिंक इस समय डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट, हालांकि वॉलेटिलिटी एक टेम्पटिंग फैक्टर होता है कि आप अगर दोनों साइड पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे और भावनाओं से ट्रेड करेंगे रादर देन अ साइंटिफिक अप्रोच, आई थिंक ये एक एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। राइट। देखिए, सारे गेस्ट हमारे जुड़ गए, मनीष टांगी, कल्पेन और देविना। चलिए लेडीज फर्स्ट, आपके पास आता हूं मैं सबसे पहले। आप तो ग्लोबल मैक्रो को भी नज़र में रखते हैं अपने इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ में। कितना ज़बरदस्त चैलेंजिंग हो गई ये सिचुएशन इंडिया के लिए, क्योंकि किसी ने ये बात फैक्टर इन नहीं की थी कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। अगर हम रशिया वाला मामले को देखें, 8-9 दिन हो गए कॉन्फ्लिक्ट को में एक्शन होते हुए, और क्रूड एलिवेटेड हो गया है। एलआईसी के आईपीओ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, बोरिंग्स की बात हो रही है। तो काफ़ी हद तक तो ये जो बाजार को दिक्कतें आ रही हैं वो जस्टिफाइड है। आप कैसे देखती हैं चीज़ों को? सबसे पहले युद्ध की बात करते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने थोड़ा इतिहास में जाकर देखी कि क्या होता है इस तरह का कोई युद्ध हो या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो या कोई बड़ा टेररिस्ट इवेंट हो, जैसे कि यूएस ने लिबिया को बॉम्ब किया था, जो 2 गल्फ वॉर हुए थे, अफगानिस्तान, 9/11, ये सारे लगभग पिछले 40 साल जब से कि सेंसेक्स आया है इस दुनिया में, तब से ये लगभग 15 इस तरह के इवेंट हुए हैं। और इसमें सबसे जो उल्लेखनीय बात ये सामने आई, चाहे आप इंडिया के बाजार को देखें चाहे बाकी बाजारों को देखें, वो ये कि इस तरह के इवेंट के 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये इवेंट नजर नहीं आता है आपको स्टॉक मार्केट चार्ट्स में, सिवाय उन बाजारों के जिन पे डायरेक्ट कुछ इम्पैक्ट हुआ हो। जैसे इस केस में रशिया यूक्रेन ही नहीं, आपका कुछ हद तक यूरोप इम्पैक्ट होता है, काफी हद तक, क्योंकि एक तो यूरोप का ऑयल और गैस बहुत सारा आता है वहां से, दूसरा
वहाँ के बैंकिंग सिस्टम का भी बहुत सारा लिंकेज है, तो वो जाने दीजिए। तो आपको फिर एक हाँ, और एक चीज और कि दो जो क्षेत्र हैं जहां आपको साल भर बाद भी नजर आता है चार्ट्स पर ये चीज, वो है कच्चा तेल यानी क्रूड और सोना यानी गोल्ड, क्योंकि कुछ हद तक सेफ हेवन या सुरक्षित स्थानों में जाने की बात होती है। और जहां तक क्रूड की बात है, वो लगभग ये सारे इवेंट क्रूड रिलेटेड देशों में हुए हैं। अब ये किस कारण से हुए वो अलग बात है। तो ये एक बात हुई। दूसरी चीज है कि आप ओवरऑल समझ लीजिए इस पर्टिकुलर चीज से उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन जहां पर इस चीज का इम्पैक्ट होता है वो है कमोडिटी प्राइसेस। बिकॉज रशिया और यूक्रेन जो दोनों हैं वो कमोडिटीज में काफी बड़े प्लेयर्स हैं। तो ऑयल गैस तो है ही, बट उसके अलावा भी बहुत सारी एग्री कमोडिटीज जैसे गेहूं है या पोटैश है, जो मतलब फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है, या बहुत सारे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, निकल, पैलेडियम, इन सब में ये सब बड़े प्लेयर्स हैं। तो आप जनवरी से देखें तो ये युद्ध होने के पहले ही ये सारे जो कमोडिटीज हैं इसमें 20 से 30% की बढ़त हुई थी, और युद्ध के बाद थोड़ा और हुआ है। तो आपको अब अगर भारतीय बाजारों को भी देखना है तो इस लेंस से देखना होगा कि कौन से सेक्टर्स और कंपनीज को इससे फायदा होगा और किसको घाटा होगा, किसके लिए ये आउटपुट का प्राइस बढ़ा है और किसके लिए इनपुट का प्राइस बढ़ा है। तो वो आपको देखना होगा। और जैसा मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा है, और ये अभी की बात नहीं है, ये मैं पिछले नवंबर दिसंबर से कह रही हूँ कि इस साल मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा खतरा, मैक्रो खतरा है इंडिया में, वो है रुपी डेप्रिसिएशन का, कि रुपये पे दबाव बना रहेगा। और ये सब जितनी भी उसके बाद से ये घटनाएं हुई हैं उनसे वो ज्यादा ही बढ़ेगा रुपया पे दबाव। तो ये एक चीज और है जो आपको अपने निवेश में ध्यान में रखनी होगी। फेयर पॉइंट, ये आपने बहुत अच्छी एक डेटा पॉइंट शेयर की कि 6 महीने 1 साल का अगर आप व्यू देखें 40 साल के इतिहास में तो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कि मैक्रो चैलेंजेस का साल होने ही वाला था और आपकी यहाँ से नज़र रुपये पे रहेगी, वो डिप्रिशिएट हो सकती है। कल्पेन के पास आते हैं। कल्पेन, देखिए एक बहुत सिल्वर लाइनिंग रही है हमारे मार्केट की, वो ये है राइज ऑफ द थर्ड फ्रंट, रिटेल HNI, कॉमन इन्वेस्टर, जिनको मार्जिनल इन्वेस्टर भी समझते थे, और एक हद तक कभी कभी मजाक की भी बात होती थी कि ये रिटेल मजाक का पात्र हो जाता था। बट जिस हिसाब से चेंज इन कम्प्लेक्शन आया उनका और सपोर्ट आ रहा है, 11,500 करोड़ रुपए पर महीने का SIP बुक बन गई है, आपको इसके ऊपर कोई रिस्क नजर आता है? आप जब मैसेजिंग करते हैं तो इस समय ये मैक्रो वरी से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, इन्वेस्टर्स से? अजय, अभी तक तो सिर्फ ऊपर से देखे तो 8 से 10% का करेक्शन हुआ है। तो आज सुबह मैं देख रहा था कि अगर मुझे तेजी की भाषा बात करनी है तो आई कैन से मार्केट्स डाउन 10%, प्लीज इन्वेस्ट। और अगर मुझे मंदी की भाषा करनी है तो मैं बोल सकता हूँ कि मार्च 2020 से बाजार 94% ऊपर है। तो एज ऑफ नाउ मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स आर नॉट सो वरीड एज ऑफ टुडे, क्योंकि अभी भी लोग एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि ये राइजिंग मार्केट है और आपको 10 से 15% सस्ते में मिल रहा है, सो यूज दिस करेक्शन टू कम इन। और नॉर्मली मैंने ये देखा है पिछले 20 साल में जब टर्निंग पॉइंट्स आते हैं तो टर्न होने के बाद हमारे नैरेटिव में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, एंड जनरली इट इज लेट बाय देन। बट एज वी टॉक राइट नाउ, हम हर महीने हमारे जो म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज आते हैं वो मैं देख रहा था, तो इस महीने में भी अराउंड 35,000 करोड़ के ग्रॉस इनफ्लोज है, लेकिन उसके सामने 18,000 करोड़ के आउटफ्लोज भी है। सो जो नेट इनफ्लो है वो 15 से 16,000 करोड़ का है। और मेरा ये मानना है कि अगर 6 महीना 1 साल ट्रेंड टूटता है तो उसके बाद आपको रिटेल के बिहेवियर में या परचेज बिहेवियर में इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। 2009 सो मैं हमेशा ये सोचता हूँ, जब मैं अपने खुद के पैसे के लिए भी इन्वेस्टमेंट देखता हूँ तो मैं ये नहीं मान के चलता हूँ कि ये मेरा बर्थ राइट है कि मुझे हर साल पैसा बनने ही वाला है। देयर विल बी वॉलेटिलिटी, देयर विल बी फ्लक्चुएशंस। और अगर हम देखें 2008 की मंदी के बाद बाजार डबल हो गया था 2009 में, लेकिन फिर 2010 से 14 4 साल का रिटर्न जीरो था, और वो बहुत ही पेनफुल फेस होता है। तो जब बाजार बहुत जल्दी गिर के जल्दी रिकवर होता है, जल्दी गिर जाता है, तो इट्स वेरी इजी फॉर इन्वेस्टर्स टू एक्सेप्ट एंड डाइजेस्ट बिकॉज द स्टोरी इज बिहाइंड यू।
But if it is a very painful grind, and I hope that we are not getting into a regime like that, because of lot of things which are changing, lot of things are happening for the first time, whether interest rates हो globally, whether inflation की बात हो, whether ये अगर growth shock हो सकता है आगे चल के. So these are things to be aware of. I will not extrapolate the trend, though so far the trend is reasonably strong, and we still continue to get 15 to 20,000 crores of monthly inflow. फेयर पॉइंट. आपने एक हल्के हाथ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि मार्केट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव यू पॉजिटिव रिटर्न्स एवरी ईयर. हर साल जरूरी नहीं है. इनफैक्ट कई सालों का अगर आप देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चलता रहता है, बट डायरेक्शनली 8-10 साल की तरफ देखें तो पॉजिटिव. मनीष से बात करते हैं. मनीष जो है वो एसेट एलोकेशन के एक तरह से काफ़ी क्लोजली बताते हैं कि एसेट एलोकेशन इज द राइट वे. देयर आर टाइम्स कि आपको इक्विटी पे टिल्ट ज़्यादा होना चाहिए, देयर आर टाइम्स जो आपको रिस्क ऑफ की तरफ टिल्ट होना चाहिए. जिस हिसाब से मैक्रो चैलेंजेस आ गए हैं, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे. मनीष, आप इस समय एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए जिस हिसाब से बाजार की अपील इक्विटीज से एकदम ऑफ हो गई है? कैश पे रहिए आप. मनीष नहीं, मैं बोल रहा हूँ कैश पे रहिए. कैश ओहो, पे आप फुली कैश पे? हाँ, और अगर आप जो मेरा पिछले 2-1 महीनों से व्यू है कि अगर आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अक्सर एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दीजिए. माहौल थोड़ा खराब है अभी. तो क्या है कि जो इन्वेस्टर आते हैं वो देश के लिए तो अच्छे हैं, उनके लिए शायद वो लेकिन वो बलिदान दे रहे हैं देश के लिए, तो अच्छी बात है. तो देश के लिए तो अच्छा है वो. मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ये फियर है कि जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है ना अजय, वो और जो सामने माहौल है और जो उनको डिलीवरी मिलेगी, उसमें बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है. एक मार्केट का एक अच्छा सा बूम साइकिल था जो हम सबने मिलकर के कैच किया, बहुत अच्छा पैसा बनाया. अब वो हो गया है अंत उसका. फिर से नीड का निर्माण होगा. तो ऐसा नहीं है, बार बार साइकिल आएंगे जाएंगे. फिलहाल ये साइकिल जो था, जो मार्च अप्रैल 2020 में चालू हुआ था, मोस्ट प्रॉब्ली इस बूम का, इकोनॉमिक बूम और मार्केट बूम का अंत हो चुका है. एक बार वंस स्टॉक्स गेट डस्टेड, चीजें खराब होंगी, फिर से हम वापस से उन्हीं रीजन से जिससे हमने माल खरीदा था, उन्हीं रीजन से जिससे कि इक्विटी रैली हुआ था, उन्हीं से वापस होगा अजय. लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, जो पिछले 4-5 महीनों से मैं आपको बोल रहा हूँ, कि ये इकोनॉमिक बूम और मार्केट बूम का अंत हो चुका है. एक्सीलेंट, दैट्स अ ब्रेव कॉल. मैं आपसे जरूर पूछूंगा सवाल इसके ऊपर. निकुंज, आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लंबी अवधि के निवेशक के हिसाब से किस तरह से अप्रोच करना चाहिए बाजार को? अच्छा, देखिए, इन्वेस्टर्स को हमेशा पीक ऑफ पेसिमिज्म में लेना चाहिए, और शायद उसी समय हम जो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज़ अबाउट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर. तो अगर हम मार्केट में हम देखें तो मार्केट के अंदर जो एक्सेस बिल्टअप हो गया था वैल्यूएशंस को लेकर के, एक्सेस बिल्टअप हो रखा था ऑप्टिमिज्म को लेकर के, एक्सेस बिल्टअप जो हो रखा था फ्लोस को लेकर के और एचएनआई एक्टिविटी को लेकर के, वहाँ से तो मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है. मगर इस समय आपको किन क्षेत्रों पे नज़र रखनी चाहिए वह ज़्यादा ज़रूरी है. डोंट हैव अ मार्केट व्यू, हैव अ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू. तो चुनिंदा स्टॉक्स में नज़र रखनी चाहिए अजय. इस समय मैं कुछ थीम्स बताता हूँ. इस साल इकॉनमी नॉर्मलाइज होगी और हम उसके आसार देख रहे हैं. तो अगर इकॉनमी नॉर्मलाइज होगी तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की नीड बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा ट्रैवल की नीड बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर की नीड बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस की नीड बढ़ेगी. तो इन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, भले ही आपके हमारे बच्चे अब स्कूल जाना चालू कर रहे हैं, अगर आपके और हमारे परिवार, हमारे आसपास जितने लोग हैं वह कॉलेजेस और दफ्तर आना चालू कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट को लेकर के मुझे लगता है नीड बढ़ेगी. सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो एक लेवल आएगा जहाँ पर मेटल्स पे, ऑटोज़ में ज़रूर नज़र रखनी चाहिए. मेरा ये भी मानना है कि रूरल इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन वंस इट सेटल्स डाउन, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी, बिकॉज जो इमिग्रेंट लेबर है वापस बड़े शहरों में आएगी. तो रूरल इकोनॉमी में भी कुछ चुनिंदा शहरों पे नज़र रखनी चाहिए. मेरा ये भी मानना है कि यह साल हॉस्पिटल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज जो मेडिकल टूरिज़्म 2-2.5 साल से ठप था वह चालू हो जाएगा. कुछ बड़ी कंपनीज़ के लिए तो मेडिकल टूरिज़्म 20% से भी ज़्यादा टॉप लाइन को ऐड करता है. उन कंपनियों में नज़र रखिए. आपको आईटी पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ अभी ख़त्म नहीं हुई है. मगर जिस भी कंपनी के अंदर हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उस
उसमें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। बिकॉज प्रॉब्लम अजय ये है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी वॉलेटाइल हैं, कभी तेज़ी कभी मंदी। अभी हो सकता है क्रूड ऊपर हो, मगर किस कंपनी में कितनी इन्वेंट्री है, कहाँ असर पड़ेगा, फ्यूचर में कितना प्राइसिंग पावर वो पास ऑन कर पाएंगे, यह शायद हमें आने वाले इस तिमाही में नहीं अगले तिमाही में नज़र पता लगेगा। तो आई थिंक मार्केट को वो एडजस्टमेंट करने दीजिए अजय। मुझे लगता है वो एडजस्टमेंट अभी नहीं हुआ है। राइट आपको ये लग रहा है कि एडजस्टमेंट अभी पूरी तरह हुआ नहीं है। देवेना, मैं आपसे ये वाले आर्ग्यूमेंट पे थोड़ा व्यू लेना चाहूँगा कि लास्ट 3 साल इकोनॉमी बुरे हाल में थी, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग थी। अब इकोनॉमी वापस आती हुई आसार नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हो, वो कैपेक्स हो, गवर्नमेंट का पुश हो। आप इस आर्ग्यूमेंट को मानती हैं कि नेक्स्ट 12 से 24 महीने अर्निंग्स क्वालिटी इंप्रूव होगी कंपनीज की, या आपको भी लगता है कि जो साइकिल बता रहे थे मनीष कि इकोनॉमिक साइकिल नीचे की तरफ आ गया है? आपको ये चीज सेक्टोरली देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इकोनॉमी में बहुत ब्रॉड रिवाइवल आ रहा है। मतलब क्योंकि अभी भी आप देखें, जैसे कि आप टू व्हीलर सेल्स देखें, तो टू व्हीलर सेल्स अभी जो अप्रैल से लेके अब तक का पीरियड है उसमें 10 साल के लोएस्ट वॉल्यूम्स हैं। आप शायद ही किसी इंडस्ट्री में ऐसा होता, आपने देखा होगा कि वॉल्यूम 10 साल पुराने वॉल्यूम्स पर हो। तो इससे तो पता लगता है कि अभी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। वो एक बात है। दूसरी बात है कि ये हम लोगों ने पिछली तिमाही के नतीजों में भी देखा था कि बहुत सारे सेक्टर में आपने मार्जिन प्रेशर देखा, और आप अगर मैक्रो लेवल पर देखें तो वो आपको गैप नजर आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स 40 साल के हाई पर था, 13% के आसपास। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो उपभोक्ताओं का प्राइसेस को, मूल्यों को कैप्चर करता है, वो बढ़ा था, लेकिन वो 5% की रेंज में था, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो अपना जो उनका इनपुट प्राइस जो बढ़ रहे थे, जो उनकी कॉस्ट बढ़ रही थी, वो आगे उपभोक्ता को पास ऑन नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ जैसे एफएमसीजी को आप देखें तो दिसंबर में उन्होंने कुछ प्राइसेस बढ़ाए तो वॉल्यूम घट गए, मतलब ग्रोथ ही नहीं घटी। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव में चली गई, मतलब एक्चुअल में वॉल्यूम घट गए। तो ये एक उनके लिए थोड़ी मुश्किल स्थिति है कि आप या तो रेवेन्यू को देखें या फिर मार्जिन को देखें। तो आपको ये सब बहुत सेक्टोरली देखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बोला कि रुपये का एक और ऊपर से आपको सोचना होगा, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जैसे कि आईटी सर्विसेज तो खैर पिछले 1.5 साल से हम लोग के लिए बड़ा विनर रहा है। ऑफ कोर्स इस अभी पिछले 1.5 महीने में एक तरह से कहे तो उसने कुछ सांस ली है, पर फिर भी वो सेक्टर हम लोग को अच्छा लगता है। वो कुछ और क्षेत्र है जैसे मेटल्स में यह है कि क्योंकि उनके जो आउटपुट का भाव है वो सीधा डॉलर से कन्वर्ट होता है, तो डॉलर प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर से अगर रुपी डेप्रिसिएशन होता है तो वो एक और सेक्टर अभी जो ठीक लग रहा है। तो आपको ये सब चीज बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ केसेस में आउटपुट का भाव बढ़ रहा है, किसी में इनपुट का प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। और पूरा मार्केट की दिशा देखने की बजाय उस पर कंसंट्रेट करना है। वैसे हम लोग को अगर आप पूरे मार्केट के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लग रहा है, लेकिन हम फिर भी अपने जो हमारे पोर्टफोलियो जो हम मैनेज करते हैं उनको हेज करके रखते हैं। और उसका क्या मतलब होता है, वो जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था उस दिन वो नजर आया था कि मार्केट 5% गिरी, हमारे पोर्टफोलियो 1.6% गिरे। तो वो रिस्क कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। रिस्क कंट्रोल, राइट, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल पे आप अपना बना के रखें। कल्पेन, आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? क्योंकि ये बात तो सच है, जिस स्पीड से डीमैट अकाउंट्स ऐड हो रहे थे, जिस स्पीड से एक ये व्यू आ गया था कि चाहे वो सोशल मीडिया पे देखे कि इक्विटी में पैसा बनाना आसान है, तो वो चीज़ जो है एकदम हट जाएगी इस अच्छे करेक्शन से। वो लाइटन कर देगा मार्केट को, और मार्केट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव यू पॉजिटिव रिटर्न्स। वो जो एक बात आ जाएगी। तो थोड़ा बिहेवियरल एस्पेक्ट पे बात करें हमारे व्यूअर्स के लिए। तो अजय, मैंने 98 में अपना करियर शुरू किया था और मनीष के साथ मैंने 3 साल काम किए 2008 से 2011 के फेज में। मैं काफी इन्फ्लुएंस हूँ मनीष के थिंकिंग से, तो यू विल फाइंड सम रिपीटेशन। बट मैं पिछले कुछ दिनों से ये सोच रहा हूँ कि मुझे जो आता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, शायद आज सभी को आता है। ऐसा आपने बोला 6 करोड़ नए डीमैट अगर खुल गए हैं और आज स्क्रीनर का एक्सेस सभी के पास है, आप 5-10 बटन दबा दो
और फिल्टर्स बना दो, आरओई के ऊपर कितनी कंपनीज है, ये डेट इक्विटी के नीचे कितनी कंपनीज है। तो बहुत कॉमन नैरेटिव बन गया है इन्वेस्ट करना। तो कभी कभी लगता है कि कोई एज ही नहीं बचा है ये पूरे गेम में। और जब जब ऐसा माहौल होता है, या जब जब मैंने देखा है हर 6-7 साल में एक साइकिल आती है जहाँ पे एक अजम्पशन को हम परमानेंट ट्रेंड मान के चलना शुरू कर देते हैं, तब वो अजम्पशन टूटता है। और वो इवेंट क्या होगा वो पता नहीं है, कि कभी वो इवेंट यूक्रेन हो सकता है, कभी कुछ और हो सकता है। लेकिन ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन frenzy, in money being made easily, in everything becoming one line statements. So I think from a risk management point of view, my antenna goes up when one asset class becomes the most preferred asset class, when all conversations are only about one particular asset class, which was equity investing, long term story, growth, and so on and so forth. And I am not saying वो शायद नहीं होगा। मेरा मानना हमेशा ये होता है कि पूरी दुनिया सिक्लिकल है, कंट्री सिक्लिकल होती है, सेक्टर सिक्लिकल होते हैं, कंपनीज भी सिक्लिकल होती है। तो जैसे देवीना ने बोला, और यही डिस्कशन कुछ दिन पहले हमारी टीम में कोई बोल रहा था कि टू व्हीलर स्टॉक बहुत सस्ते हो गए, बट सामने ये भी रियलिटी है, ये 10 साल के लो पे है फ्रॉम अ वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू। तो द पॉइंट आई से इज दैट एक बार अगर हमने ये मान लिया कि सब कुछ सिक्लिकल है, तो नाउ सेकंड स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इजी। और ये है कि जो तेजी में है या जो बहुत अच्छा लग रहा है, वहां पे अपने रिस्क को मॉडरेट कर दीजिए, और जहां पे बहुत मंदी हो गई है वहां पे आप अपने फिल्टर्स डाल के और होमवर्क कीजिए कि क्या यहाँ पे अभी रिस्क कम हुआ है, एंड शुड आई इन्वेस्ट मोर मनी और नॉट। सो my approach and I consider myself as a retail investor who is not going to जो हर दिन पोर्टफोलियो को चेंज नहीं करेगा। मेरा 100 का 100 रुपया म्यूचुअल फंड में है, तो ना मैं कोई स्टॉक पे कॉल लेता हूँ, ना मैं सेक्टर पे कॉल लेता हूँ। तो जब मैं ये जवाब आपको दे रहा हूँ, मैं उस लेंस से दे रहा हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क मैनेजमेंट होता है एसेट एलोकेशन के जरिए। और आज की तारीख में म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ प्रोडक्ट के अंदर हेज होता है, जहाँ प्रोडक्ट के अंदर हम पुट ऑप्शंस खरीद के रखते हैं कि अगर बाजार में बहुत बड़ा टेल रिस्क हुआ कि 5% से ज्यादा लंबा करेक्शन हुआ, तो पोर्टफोलियो ज्यादा हद तक डिफेंडेड रहता है। तो इन्वेस्टर्स को ये सब सवाल पूछने जरूरी है कि मेरा एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। मेरा एसेट एलोकेशन फॉर एग्जांपल करंटली 60-40 के रेंज में है, 60 इन इक्विटी और 25 इन डेट एंड 15 रुपीज इज इन गोल्ड एंड कमोडिटी फंड्स। एंड कल शाम को ही मनीष के साथ एक डिस्कशन था, जिसके बेस पे आज आधे घंटे पहले मैंने वो कमोडिटी फंड का एक्सपोजर थोड़ा कम कर लिया है कि ये एक साइकिल के तेजी पे है, राइट। अभी ऑयल बहुत ऊपर आ गया है, मेटल स्टॉक्स ऊपर आ गए हैं, 500% रिटर्न पिछले एक साल में बन गया है। वो उसकी बात कर रहा था, विंडो लेनी चाहिए थी ना। सॉरी सो concluding my point, Ajay, risk management is done through right asset allocation, और साइकिल में आप कहाँ पे हो उसके हिसाब से एसेट क्लास को आप ओवरवेट या अंडरवेट कर सकते हो, इधर कैश के जरिए या एसेट एलोकेशन फंड्स के जरिए। और आज आपके पास इतने सारे इंटरनेशनल फंड्स के ऑप्शन है। देयर आर इंटरनेशनल फंड्स इन आवर पोर्टफोलियो वेयर फॉर एग्जांपल 4% बेनिफिट मुझे करेंसी डेप्रिसिएशन का मिल गया है। So today only I was seeing one of the fund has fallen only 12 basis point because 10 basis point has come through currency depreciation. So choices are there. Investors need to keep their minds open that multiple eventualities can happen, and I need to keep my risk in mind. ऐसे समय में एक और बात मुझे याद आती है कि एडवाइजर जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में और ओवरऑल मनी मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें शायद इन्वेस्टर डू इट योरसेल्फ वाला मॉडल शायद ना हिट हो पाए, तो एक एडवाइजर के साथ आप बैठें और अपना फ्रेमवर्क बना लें। लेकिन मनीष, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो फुल कैश है, 100% कैश एलोकेशन, इसमें आप कोई भी बदलाव कब लाएंगे? कौन से मॉनिटरेबल्स आप ध्यान से देखेंगे मैक्रो में, जिनके चेंज होने पर आप डायल इन करेंगे रिस्क? कैश जो है ना अजय, वो एक बीच का स्टेशन है जहाँ पे आप उतरे हुए हो अभी, और ऑप्शनैलिटी है वो कि अब कौन सी गाड़ी में चढ़ना है। जनरली अगर एक टिपिकल मैक्रो साइकिल, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ पिछले 5-7 महीनों से डिस्कस कर रहा हूँ कि जब इक्विटी मोर और लेस बैड मैक्रो में एंटर करता है, हाई क्रूड, टाइट फाइनेंशियल कंडीशन, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा होता है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रही होती हैं, तब उस वक्त आप धीरे धीरे उस ट्रेन से उतर जाएं और कैश में बैठें और उस अगली ट्रेन का इंतजार करें जो बॉन्ड की होती है जनरली, क्योंकि इवेंचुअली एक ऐसा माहौल बनता है जिसके अंदर, क्योंकि सारे पॉलिसी मेकर टाइट करने की कोशिश करते हैं, एक्सटर्नली भी सेटअप ऐसा होता है कि चीजों को टाइट किया जाता है, तो आपकी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चली जाती हैं और उस वक्त आप उस ट्रेन में बैठे, क्योंकि वो जो बॉन्ड आपको अभी शायद 7.5-8% के आसपास मिल जाएगा अगले 5-7 महीनों में, अगर पुतिन ने चाहा तो
तो अगर ऐसा होगा तो आप उसमें बैठेंगे, और इवेंचुअली जब इक्विटी क्रैश होता है ना अजय, तब बॉन्ड बड़ा मैजिकल चीज होता है। वो बॉन्ड इक्विटी जैसा रिटर्न देता है जब इक्विटी क्रैश होता है। फिर आप उस ट्रेन से उतर करके वापस इक्विटी में घुस जाइए। तो कुल मिला के 4-5 साइकिल का जो है ये साइकिल जो है बार बार आप प्ले कर सकते हैं। तो कैश एक ट्रांजिट है, जिससे यहां से मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट डायलिंग विल बी बॉन्ड में आपको घुसना पड़ेगा। राइट। इनफैक्ट बाजार में ये कहावत भी है कि कैश इज ऑल्सो अ पोजिशन। इसको आप ये ना समझें कि यू हैव टू बी इन्वेस्टेड ऑल द टाइम, जब आपको क्लियर साइंस ना मिल रहे हों। इसीलिए एसेट एलोकेशन का के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि एसेट एलोकेशन एक मदरशिप है, जिसके अंदर डिफरेंट मदर वेसल कह लीजिए आप, जिसके अंदर डिफरेंट एसेट क्लासेस बिहेव करते हैं जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है। बट जाते जाते देवेंद्र जी से मैं जानना चाहूँगा कि उनका एसेट एलोकेशन इस समय किस तरह से नज़र आ रहा है। बट एसेट एलोकेशन की मेरे ख्याल सबसे पहले बात 2 साल पहले मैंने ही शुरू की थी, और फिर अब तो सब लोग बात करने लगे हैं। पर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 85-90% रिटर्न्स एसेट एलोकेशन से आता है, और इसीलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि आपके निवेश में ग्लोबल निवेश भी होना ही चाहिए। अभी तो रुपी का भी डिप्रिसिएशन की बात है, पर इवन ऑन अ ऑनगोइंग बेसिस आपका और अब एलआरएस के थ्रू रिटेल निवेशक भी ये कर सकते हैं। तो ये चीज जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल पोर्टफोलियो भी रखें, और उसमें भी वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जो होता है कि जब वो सारी थीम जब तक आप समझ पाते हैं तब तक वो बुल रन निकल चुका होता है। इसीलिए आप पिछले साल देखिए तो नैस्डैक वाले फंड आए, ग्रेटर चाइना फंड आए, ये सब आए। बट हर बार यही चीज होती है, आप चाहे सेक्टर थीम देखें, फार्मा, टेक्नोलॉजी, जब वो थीम चल चुकती है तब वो रिटेल इन्वेस्टर के समझ में आता है और तब उसको फंड बेचा जाता है। तो आप जब चाहे इंडिया देखें चाहे ग्लोबली देखें, मेरा एक तो रहेगा कि आप डाइवर्सिफाइड देखें। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति है कि आप फिक्स्ड इनकम को भी आपको ध्यान से खेलना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड्स के भाव गिरते हैं। ये तो सरल बात है। तो इसलिए अभी उतना आसान नहीं है कि आप इक्विटी से फिक्स्ड इनकम में शिफ्ट करें। और अभी हमारे हिसाब से अब इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि जितना आपको इन्वेस्ट करना है सभी निवेश आज के आज कर दे, पर 3-4 महीने में आपको सोचना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा हर महीने निवेश करें अगर आपने रखा हुआ है कैश। राइट, ऑल राइट। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने व्यूज़ देने के लिए। ये हमने एक 360 डिग्री व्यू मैक्रो और मार्केट्स का लेके आए हैं हम मनीष, कल्पेन और देवेंद्र और निकुंज के साथ, ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को बहुत ठोक बजा के और बहुत ठोस तरीके से बना सकें। जिस तरह का आपका टेम्परामेंट है और जिस तरह का आपका टाइम होराइजन है, उस तरह से आप सक्सेसफुल इन्वेस्ट